कि मेरा देश महान है क्योंकि इसकी आत्मा किसान है। क्या बात। ये बात वही लोग अपने भाषण में कहते हैं जो एयर कंडीशन बंगले में रहते हैं कि लोकतंत्र के लुच्चों, दगाबाज टुच्चों, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य हरिजन, जब हम हार गए तो काहे का इलेक्शन। कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। ये बहुत। हाँ जी। वो 7 साल तक साइकिल से खंडवा में थे, खंडवा से नालंदा 7 साल तक साइकिल से जाते थे वो। अच्छा जी। कि विज्ञान लाख अपनी उपलब्धियों से भूल जाए, अगर हम सांस नहीं छोड़े तो आदमी सांस लेना भूल जाए। कि मैं दौड़ा दौड़ा अपनी बीवी के पास गया, मैंने कहा जी सुनती हो तुम्हारा आदमी सरकारी आदमी हो गया है। तो बीवी बड़ी उदास हुई। मारिए नेहले पर दहला, प्रश्न पहला, अपनी कापी पर हिंदुस्तान का नक्शा बनाओ और उसमें वो शहर दिखाओ जहाँ बैठकर 543 बेवकूफ़ पूरे देश को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमने कहा उस शहर का नाम है दिल्ली, जहाँ बैठकर बड़े बड़े शेख चिल्ली। तो मैं थोड़ी देर तो मुस्कुराया और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब आपका दुर्भाग्य के लें या सौभाग्य के लें, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। साहब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को हाथ पे किस किया। पश्चिम के चलन के चक्कर में, पश्चिम के चलन के चक्कर में हम अपना चलन भी भूल गए, हम अपनी धरती भूल गए और अपना गगन भी भूल गए। तुमने चमकते आसमान पर जी कई सितारे देखे हैं, हमने जमीन पे उनसे बढ़कर कई नजारे देखे हैं। नमस्कार, एआर ब्रॉडकास्ट में आप सभी व्यूअर्स का, दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट जिसको हमने नाम दिया है सुहानी शाम में। आप सभी को पता है कि सुहानी शाम में हम हमेशा आपका तारुफ, आपका परिचय कराते हैं। ऐसे गीतकार, गज़लकार, संगीतकार, गायक, कलाकार और कवि और लेखन में जिन लोगों की रुचि है और जिन लोगों ने उत्कृष्ट काम करके हृदय नगरी हरदा के आसपास से निकलकर पूरे मध्य प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम गौरवान्वित किया है, हरदा जिले का नाम गौरवान्वित किया है, ऐसे ही शख्सियतों को हम हमेशा आपसे रूबरू आपका परिचय कराते हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय राजकुमार वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं एवं श्रीमती वंदना वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। राजकुमार वर्मा साहब का वैसे तो परिचय यह है कि आप डिस्ट्रिक्ट जज हैं, अभी वर्तमान में धार में स्पेशल जज के रूप में पोस्टेड हैं, लेकिन कहते हैं कि पिता के अनुवांशिक गुण जो हैं वो पुत्र में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। ऐसे राजकुमार वर्मा साहब स्वयं एक हास्य और व्यंग के बड़े ही सशक्त हस्ताक्षर हैं। वर्तमान में अपनी सभी सरकारी जिम्मेदारियों का वहन करने के साथ साथ एक मंची कलाकार हैं और नियमित रूप से मंच पर कविता का पाठन कर हरदा नगर जिले को गौरवान्वित कर रहे हैं। साथ ही एक और सुखद सहयोग ये भी है कि श्रीमती वंदना वर्मा जी जो पुत्रवधू है माणिक दादा की, हम सब लोग उनको प्रेम से, आदर से, श्रद्धा के नाते माणिक दादा ही कहते हैं, मैं वही शब्दों का प्रयोग करूंगा। वंदना वर्मा जी स्वयं एक बड़ी गीतकार, लेखिका है, तो आज ये सुखद सहयोग है कि हमारे बीच में माणिक दादा के स्मृति के रूप में दोनों मनीषी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम एआर ब्रॉडकास्ट की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। राजकुमार भाई साहब, हृदय नगरी हरदा में निश्चित रूप से आपने बचपन यहाँ गुजारा है और मैं हमेशा जब भी मुझे पता लगा कि आप इस हमारे स्टूडियो में आने वाले हैं तो मैं हमें सबको बता रहा था कि जैविक पुत्र के रूप में तो राजकुमार वर्मा साहब आप माणिक दादा के जैविक पुत्र हैं, लेकिन शब्द पुत्र के रूप में आपको नहीं पता कि असंख्य शब्द पुत्र जो है श्रद्धेय माणिक वर्मा जी के हैं, चाहे वो हरदा में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, पूरे देश में। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से ये जानता हूँ कि जो हरदा में बड़े बड़े कवि सम्मेलन हुए जिनका संयोजन और जिनके एक फ़ोन से उस जमाने के, चाहे वो बाल कवि बैरागी साहब रहे हों, चाहे वो गोपाल दास जी नीरज रहे हों, हरिओम पवार जी रहे हों, संतोष आनंद जी रहे हों, उनके एक फ़ोन पे अगर अपने सब काम छोड़ के और जो वो फीस लेते थे उससे काफ़ी कम फीस में अगर वो हृदय नगरी हरदा में आकर कविता पाठ कर पाए तो उसके लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति जो श्रद्धा का पात्र है, जो हमेशा से संयोजन में रहे और खुद बहुत निम्न
तरीके से सहज सरल भाव तक लोगों के दिलों तक राज कर पाए, ऐसे आदरणीय माणिक दादा रहे। और शायद कहते हैं कि बहुत सारे लोग, चाहे वो राजनीतिक समाज सेवा में शायद इतना काम नहीं कर पाते, लेकिन अपने सिर्फ शब्दों की लेखनी के माध्यम से लोगों के दिलों तक और एक हरदा के पर्याय के रूप में वो रहें। आप उनके पुत्र हैं, निश्चित बात है आपका पूरा बचपन यहाँ गुजरा होगा। तो मैं सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे लिए तो वो एक कवि के रूप में, एक सम्मानीय पुरुष के रूप में रहे, आप तो उनके घर में आपका जन्म हुआ है, तो आपका उनको लेकर कैसा, मतलब कैसा अनुभव है? क्योंकि आप स्वयं उनके पुत्र भी रहे, आपने उनको एज अ पिता के रूप में भी देखा है, कवि के रूप में तो आपने देखा है क्योंकि आप खुद एक शिष्य रहे हैं। तो थोड़ा सा विस्तार रूप में बताएं। और मुझे ये भी विश्वास है कि बहुत सारी स्मृतियां आपकी भी हरदा से हैं, आज आप हरदा में हैं, तो उन सभी स्मृतियों को भी हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करें। देखो बेसिकली तो क्या है, माणिक वर्मा जी के यहाँ मैं मतलब आपको बताता हूँ कि बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है। मैं जब पैदा हुआ था तो मैं हंस रहा था, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैंने माणिक वर्मा के यहाँ जन्म लिया है। क्या बात। मेरे बाबूजी मतलब एक, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि मेरे बाबूजी एक विशुद्ध कवि थे। मतलब ऐसे इंसान जो होते हैं ना, वो 1000-2000 साल में पैदा होते हैं। सच बात। क्या उन्होंने अपना दायित्व को इस तरह से निभाया है, उनको सारी जिम्मेदारियों का ख्याल था कि मेरे बच्चों का एजुकेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे मतलब किस लाइन में जाना चाहते हैं। मेरे पिताजी मेरे को बार बार ये बोलते थे कि बेटा तू कविता कर, तू बहुत अच्छा कवि बनेगा। लेकिन क्या मैं कविता के साथ साथ मैं बाबूजी के जैसा इतना बड़ा कवि तो नहीं बन पाया जी। लेकिन मैं बाबूजी की कम से कम बनने की कोशिश तो कर रहा हूँ। जब मेरे पिताजी का वो सम्मान हुआ था दिल्ली में, तब अटल जी के शब्द थे कि सागर मंथन जब हुआ तो निकले मोती अनेक, और व्यंग मंथन जब हुआ तो निकला माणिक एक। क्या बात। तो मतलब इतना सरल, इतने सरल आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा साहब। इतना भोलापन, इतना सरल आदमी, इतने सरल आदमी कि हम लोग कभी कभी ये सोचते थे कि वास्तव में हम लोगों को ये गर्व भी होता था कि हम इतने बड़े पिताजी के लड़के हैं। लेकिन उन्होंने हमको कभी एहसास नहीं कराया, कभी उन्होंने हमको ऐसा घमंड कभी नहीं करवाया कि बेटा तुम ये इतने बड़े बाप के बेटे हो। उन्होंने हर चीज़ का हमको रियलाइज़ कराया। अगर हमको साइकिल भी दिलाई है, टू बी फ्रैंक मैं आपको बताऊंगा, साइकिल भी दिलाई है तो साइकिल का भी रियलाइज हमको कराया कि साइकिल कैसे आती है। मतलब कहने का मतलब था कि जो एक पिता का संघर्ष है वो सब चीज़ें उन्होंने बड़े तरीके से आप तक बताया कि किस तरह से जीवन की संघर्ष पथ पर चलकर अपने आप को पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से ढालने का जो प्रयास था उनका, वो आप तक वो पहुंचा। क्योंकि मेरे पिताजी क्या टीचर थे। हाँ जी। वो 7 साल तक साइकिल से खंडवा में थे, खंडवा से नालदा 7 साल तक साइकिल से जाते थे वो। अच्छा जी। 7 साल लगातार साइकिल से गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनका कविता की तरफ रुझान हुआ। बॉम्बे गए, बॉम्बे में उन्होंने 2-4 फिल्मों में अच्छे गाने लिखे। अच्छा वो गाना भी उनका काफी फेमस हुआ था, मैं गरीबों का दिल में वतन की जो माँ। अच्छा, तो वो लिरिसिस्ट भी रहे, उन्होंने गाना भी लिखा। अब ये देखिए, ये जानकारियां जो है माणिक दादा के लिए पुरानी जनरेशन को तो होंगी राजकुमार भाई साहब, और जो आपकी जनरेशन के, लेकिन जो नई जनरेशन है जिन्होंने सिर्फ माणिक वर्मा जी का नाम सुना है, उनको ये जानकारी नहीं होगी। हमारे दर्शकों को बता दें कि हम सभी जानते हैं कि माणिक दादा एक व्यंग के बड़े ही हास्य और व्यंग के बड़े कवि थे, लेकिन आज उनके पुत्र की ज़बानी हमने सुना कि वो न सिर्फ एक अच्छे लेखक थे, उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखा और उनका गीत बहुत फेमस हुआ, जो राजकुमार भाई साहब ने अभी भी बताया। जी भाई साहब। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने फिल्मों में जब गीत लिखे तो वहाँ उनको मालूम था कि यहाँ शोषण बहुत होता है जी। एक उन्होंने गीत का, जब मैं गरीबों का दिल में वतन की जगह, जब उन्होंने गाना लिखा ना, तो गाने के उनको 50 रुपए मिले थे। अच्छा जी। मैं 1960-62 की, जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो मेरे पिताजी मेरे को खुद बताते थे। तो बोला बेटा उन्होंने यहाँ तक इतना संघर्ष किया है। अच्छा, हरदे को क्या पहले कोई जानता भी नहीं था। जी जी। कई लोग पहले बोलते थे अरे यार हरदा कहाँ है। तो धीरे धीरे फिर क्या होता, बाबूजी ने एक ऐसा अपना नाम इस्टेब्लिश किया। दूसरे जब कभी हरदा में कवि सम्मेलन के लिए बाबूजी बुलाते थे तो लोग बोलते थे यार हरदा, कई लोग तो बोलते थे हरिद्वार आना है क्या, तो हरदा को हरिद्वार समझते थे।
फिर जब उनको मालूम पड़ा कि नहीं यार माणिक वर्मा हरदा में रहते हैं, हरदा कहाँ पर है, तो वो बताना पड़ता था कि होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद जिला कहाँ है, तो बोला साहब उसमें नर्मदा नदी है, इटारसी के पास है। इटारसी लोग इटारसी को बहुत अच्छे से समझते थे कि इटारसी रेलवे जंक्शन था। जी जी जी। तो फिर ऐसे ऐसे पिताजी ने इतना मतलब स्ट्रगल किया है कि मैं अब आपको क्या बताऊं, मेरे पिताजी ने टॉकीज की मशीन तक चलाई है। अच्छा जी। इतना स्ट्रगल किया उन्होंने 1 साल तक। और फिर वो संघर्ष करते 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 उन्होंने ठान लिया था कि मेरे को कुछ अलग बनना है जी। और वो जो अलग बन के जो उन्होंने दिखाया, वो मेरे को शुरू से ही बोलते थे, मेरे को भी वो बोलते थे, बोला बेटा मेरे को भीड़ में चलने की आदत नहीं है, भीड़ से अलग दिखने की आदत है। तो वही शब्द मुझको बोलते थे और फिर बार बार मुझको भी यही बोलते थे कि मुझसे अच्छा जो बन पड़ा वो मैंने किया जी, मुझसे बेहतर जो बन पड़े अब तुम करो। क्या बात है। ये बहुत बहुत ही तार्किक और बड़ी ही संघर्ष की जितनी भी उनकी मेहनत है उसको आपने 2 लाइनों में बड़े सारगर्भित तरीके से रखा राजकुमार भाई साहब। तो निश्चित है हम आपसे, चूंकि ये सुहानी शाम जो हमारा प्रकल्प है वो ये है कि हम अच्छी अच्छी कविताएं हमारे दर्शकों को सुनाएं। मेरा विशेष आग्रह आपसे रहेगा कि जो माणिक दादा की बड़ी ही प्रसिद्ध कविताएं हैं, और उसके ऊपर जो अच्छी बात यह है कि आप स्वयं मंची कलाकार हैं, आपने स्वयं ने खुद की स्वरचित जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो धीरे धीरे हम बारी बारी से हमारे दर्शकों तक पहुंचती रहेंगी। बातों का ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अब मैं तारुफ कराना चाहता हूँ श्रीमती वंदना वर्मा जी का। कहते हैं कि जब बहू घर में आती है तो लक्ष्मी के रूप में आती है, लेकिन ये भी सुखद संयोग है कि इतने बड़े शिव शब्द ऋषि जो मनीषी हैं उनके घर में लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती ने साक्षात पदार्पण किया। क्योंकि लक्ष्मी तो जो है वो घर को ताड़ती है, लेकिन आप भी माँ सरस्वती की एक की भक्त रही और स्वयं बचपन से लेखन में, कविताओं में बहुत शौक रहा। और ये भी सुखद संयोग हुआ कि ऐसी लक्ष्मी को राजकुमार जैसा जो वर मिला और माणिक वर्मा के घर आने का सुखद सहयोग उनका रहा। तो किस तरह से वंदना वर्मा जी ने माणिक दादा को देखा, उनके भी अनुभव हम जानेंगे। वो स्वयं एक अच्छी लेखिका है, बहुत अच्छी कविताएं करती हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। राजकुमार भाई साहब जो हैं वो हरदा के हमारे बड़े भाई हैं ही हैं। हाँ। तो आप भी हरदा की भाभी हुई। हाँ। तो उस नाते से पूरे हरदा नगरी हरदा की ओर से आपका हाँ। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। वंदना जी, सबसे पहले जब आप शादी होकर पहली बार घर में आई और आपको पता लगा कि भाई मैं, क्योंकि माणिक वर्मा जी का नाम सुनना, फिर उनके साथ रहना और तब इसे ख्याति प्याद व्यक्ति के साथ जो अनुभव आपके रहे वो भी हमारे दर्शकों के साथ आप जरूर शेयर करें मेरे हिसाब से। मैं जब इस घर में आई तो जो दादा का मैंने व्यवहार देखा वो इतने सरल हृदय थे जी, मतलब इतने सरल हृदय कि बिल्कुल बेटा के सिवा तो उनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं कभी। उन्होंने कभी बहू जैसा तो ट्रीट ही नहीं किया हमको, कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, मतलब बहुत बहुत सरल हृदय, हमेशा बेटा कह के बुलाते थे। बहुत अच्छा। और मेरे को तो ये खुशी हुई कि मैं आई जब वो मुझे राजकुमार जी और दादा जब मेरे को देखने आए तो उनको ये एहसास रहा कि भाई मैं आया हूँ यहाँ पर, तो मतलब एक जो जिसको वो अपनी पुत्रवधू बनाकर ला रहे थे तो वो भी एक कला में मेरे को शौक था। तो कला का जो शौक मेरा उन्होंने देखा तो इस बात से उनको बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के, और मेरे को अभी तक बहुत गौरवान्वित महसूस होता है इस बात को लेकर। और राजकुमार जी जो हैं उन्होंने भी देखा कि इसको कला में बहुत ज़्यादा शौक है और मैं लिखती हूँ और स्कूल टाइम से ही मैं लिखती रही। अच्छा। और मैं भजन भी लिखती हूँ। अच्छा जी। और दादा के बारे में तो मैं सरल हृदय बोलूँगी, और इतना जब भी कोई घर आता था तो इतने अच्छे से उसका आदर सत्कार करते थे। इतने विख्यात विश्व प्रसिद्ध शब्द शिल्पी जी, इतने बड़े साहित्य के क्या बोलूं मैं, उनके लिए शब्द क्या है कि साहित्य सागर ही बोलना चाहिए उनको। बात है, बिल्कुल सही। आपने उनके लिए ये कहा तो गया है कि व्यंग मंथन जब हुआ तो निकला माणक एक, और अब मेरे को ऐसा लगता कि वो खुद साहित्य के सागर हैं। बिल्कुल सच बात है।
और ये भी सुखद सहयोग है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका और माणिक दादा का दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है, 25 एक ही दिसंबर। दिन, ये सब बड़े तो बड़े ये लोगों भी का आता देखिए है। आप, ये बड़ा सुखद सहयोग है। और वो एक मनीषी रहे, इतने बड़े पद पर सुशोभित होने के बाद भी वो सरल हृदय कभी मन रहे अटल बिहारी वाजपेयी। और मुझे लगता है वैसे की वैसे ही हमने माणिक वर्मा जी को जब भी देखा है, मेरा भी बचपन में बहुत छोटा था, तब से मैंने उनको मंच पर देखा, और नीचे उतर के बड़ा छोटा महिला पुरुष जो सम्मान, आदर भाव, और सबसे बड़े बात अपने इल्म नहीं, अपने हरदा वासी होने का जो गर्व मैंने उनके चेहरे पर देखा है। आप तो स्वयं उनके परिवार से हैं, लेकिन हमारे लोग, मेरे और मेरे जैसे असंख्य लाखों हरदा, हृदय नगरी हरदा के लोगों के लिए वो हमेशा से श्रद्धा के पात्र रहे हैं। ये श्रद्धा के पात्र पे से मेरे को एक बात याद आती है। जब दिल्ली में हम गए थे प्रोग्राम में, तो उस वक्त मतलब बाबूजी का पुरस्कार हमको लेना था, तो सुरेंद्र शर्मा, दादा सुरेंद्र शर्मा, उनके लिए बोलूँगी, वो भी एक सम्मानीय नाम है। हाँ जी। तो दादा के लिए वो जब भी याद करते थे तो उनकी ये पंक्तियाँ मुझे आज भी याद आती हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध हैं उनकी ये पंक्तियाँ कि कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, हाँ जी। कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। ये बहुत कालजयी लाइनें हैं, और ये माणिक वर्मा जी और ये जो दोनों लाइनें हैं ये एक दूसरे के पर्याय हैं। हाँ। मैं भी जब सुबह में उनके बारे में जब आंख बंद करके सोच रहा था, तो मुझे सबसे पहले जो लाइनें याद आई वो यही लाइनें याद आई कि कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। उसको ये है कि कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, उस पर मक्खी तक बैठने से इनकार करती है। तो ये आप देखिए कि किस तरह से एक दो लाइनों में पूरा सार जो है वो जीवन का, कि भाई संघर्ष पथ पे जो लोग भी अपनी पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वही लोग जीवन में सफल हो पाते हैं। जीवन की जितनी यात्राएं वो सफलतम कर पाते हैं। राजकुमार भाई साहब, आप चूंकि बचपन में हरदा में रहे और आपका पूरा मेरे ख्याल से स्कूलिंग और कॉलेज यहीं हुआ, और जहाँ तक मेरी जानकारी है आप सबसे पहले अधिवक्ता के रूप में हरदा जिला न्यायालय में सेवाएं दे चुके हैं, मतलब आप प्रैक्टिस करते थे तब। बहुत सारे अनुभव होंगे आपके, जैसे अलग अलग कहीं में, अभी चूंकि अब आप सरकारी उसमें हैं, आप खुद एक न्यायाधीश हैं, तो कहीं आपको कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपने किसी को बाहर बोला, इंदौर में, भोपाल में लोग मिले और आपने बोला कि साहब मैं हरदा से हूँ, और आपके मुंह पे किसी ने बोल दिया अरे आप माणिक वर्मा के शहर से हैं? ऐसे अनुभव आपको हुए होंगे? ये मेरे साथ एक वाक्य बहुत अच्छा हुआ था, मैं आपको बताऊं क्या हुआ। मैं बॉम्बे से भोपाल जा रहा था ट्रेन से जी। तो उन्होंने कहा, एक सज्जन जो एसी में बैठे हुए थे वो मुझसे बोला आप बातचीत करते करते एक दूसरे से पूछ ही रहते हैं आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे। तो एक सज्जन मुझसे पूछे, बोला आप कहाँ जाओगे? तो मैंने कहा मेरे को हरदा जाना है जी। तो अच्छा वो माणिक वर्मा वाला हरदा? हाँ जी। वो तो एक बहुत अच्छे कवि वहाँ पे रहते हैं हरदा में, शायद आप जानते हैं जी। तो मैं थोड़ी देर तो मुस्कुराया और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब आपका दुर्भाग्य के लिए या सौभाग्य के लिए मैं उन्हीं का बेटा हूँ। साहब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को हाथ पे किस किया। इससे बड़ी बात और क्या होगी। तब मेरे को एकदम से प्राउड हुआ यार कि मैं कितने बड़े पिताजी का बेटा हूँ। मतलब मेरी आंख में आंसू आ गए। उस वक्त मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। मेरे कई दोस्त मेरे को इंदौर में मिलते हैं, कई कुछ भी मिलते हैं ना, बोलते हैं बोला तुम माणिक वर्मा के बेटे हो। सब लोग जानते हैं, मतलब मेरे को जज के नाम से इतने लोग नहीं जानते, लेकिन किसी को बोलो मैं राजकुमार वर्मा, बोला अच्छा माणिक वर्मा के बेटे हो जी। अभी मैं एक कार्यक्रम में बॉम्बे गया था, मैं आपको बताऊं अपना, मैं फादर की पोजीशन बता रहा हूँ। वहाँ मेरा क्या है, चौथे नंबर पे कवि उसमें कविता के रूप में मंच पर नाम आया। तो कई लोग बड़े आराम से ऐसे बैठे हुए थे। और जब युवराज जैन ने कहा कि अब मैं ऐसे शख्स को बुला रहा हूँ जो बहुत बड़ी पोस्ट पे है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट पर भी हैं, और ऐसे शख्स के बेटे हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी चुटकुला नहीं सुनाया, वो व्यंग के पर्याय हैं, व्यंग के पुरोधा हैं, और उनका नाम है माणिक वर्मा। तो लोगों का पाश्चर एकदम से ऐसे चेंज हो गया। जो इजी गोइंग सारे कवियों को सुन रहे थे, उनका पाश्चर मेरे को देख के एकदम से चेंज हो गया। तो लोग ताली बजाने लगे और बोलने लगे कि हम आपसे चुटकुला नहीं सुनेंगे,
और वो उस वक्त मेरी स्थिति क्या हुई होगी, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको चुटकुला सुनाने नहीं, मैं आपको कविता सुनाने आया हूँ। और जब मैंने अपनी काव्य यात्रा शुरू की, तब लोगों को लगा कि वास्तव में माणिक वर्मा का से उत्तराधिकारी मंच पर आ रहा है। तो भाई साहब, मौका भी है और दस्तूर भी है। आपने मंच कविता की बात की है, आपने लाइव कवि सम्मेलन की बात की है अभी। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि निश्चित बात है, बाबूजी की बहुत सारी कविताएं आपको कंठस्थ याद भी होंगी, जिसमें एक मेरी बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, मांगी लाल और मैंने, जिसके नाम से मतलब माणिक वर्मा जी का नाम अगर है, मतलब मुझे अच्छे से याद है, मैंने अगर 12 मंचों पे उनको सुना है। तो वो मंच पे जैसे खड़े होते थे, माइक सेट होता है, आपने देखा होगा, और दादा मतलब 90 साल के बूढ़े से लेके 10-12 साल का मैं रहूंगा, हम सब लोग एक ही आवाज आपसे आवाज देते थे कि माणिक दादा वो मांगी लाल और मैंने। अच्छा, और दूसरी बात है, वो शब्द विन्यास जो है वो तो उतना अच्छा है, लेकिन जिस लहजे और तरीके से वो उसको सुनाते थे, मुझे लगता है वो उसको और कई गुना ज्यादा उसको सारगर्भित कर देता था। तो मेरा एक सा निवेदन है कि अगर एक दो बंदी उसके आपको याद हो, तो हमारे जितने भी दर्शकों को, क्योंकि उनकी याद ताजा करने का और उनको श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होगा। मैं उनकी पूरी कविता तो नहीं, क्योंकि पूरी कविता जो बाबूजी जिस लहजे में सुनाते थे, वो लहजा तो खैर मैं नहीं सुना सकता, लेकिन उनकी शुरुआत जो मांगीलाल और मैंने वाली कविता की जो शुरुआत है, उसको बहुत सारे लोग कोट करते थे, और पहली लाइन से ही, हाँ जी, के लोकतंत्र के लुच्चों, दगाबाज टुच्चों, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश हरिजन, जब हम हार गए तो काहे का इलेक्शन। क्या बात है, क्या बात है, सच बात। तो यही बाबूजी जो जिस लहजे में सुनाते थे ना, वही लहजे में फिर। अच्छा, मेरा क्या है, मैं मंच पर इसलिए आया हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपनी खुद की कविता सुनाऊं। अच्छा। क्योंकि मेरे बाबूजी की एक एक गजल, एक एक कविता, एक एक लाइन पूरे देश के लोगों को याद है। सच बात है, बिल्कुल सच बात है ये तो। चूंकि और सबसे बड़ी बात है राजकुमार भाई साहब, चूंकि आप स्वयं बहन में ऐसे समय में जब कवि सम्मेलन के नाम से निम्न स्तर के चुटकुले चल रहे हों, तब ये जो हास्य और व्यंग्य की छोटी सी लाइनें अभी आपने बोली, लोकतंत्र के लुच्चों, ये अपने आप में एक वाक्य है, ये एक पूरा दृश्य है जिसमें बहुत सारे लोग, कितने सारे लोग, मतलब कम शब्दों में अपनी बात कहाँ तक पहुंचाने का जो एक, जिसको बोलते हैं एक जादूगरी शब्दों की, वो बाबूजी करके गए हैं। चूंकि आपने कहा आप स्वयं एक कवि हैं राजकुमार भाई साहब, तो ये तो हो गई बाबूजी की कविता है। अब मैं निवेदन करूंगा कि आपकी भी एक कविता जरूर, उनकी 2 लाइन में और सुना देता हूँ आपको। वहाँ पे दिल्ली पे कई लोगों ने बोला अपने देश में विकास हो रहा है, अपने देश में विकास हो रहा है। तो मेरे बाबूजी ने वहाँ पे सब लोगों को बोला, वो मेरे को उनकी 2 लाइन इतनी अच्छी याद आती है कि चिथड़े चिथड़े लिबास बाकी है और कितना विकास बाकी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब साहब, उनकी सोच आप देखो, उनका आईक्यू देखो। हम जैसा आदमी और आजकल के जो मतलब नई पीढ़ी के जो कवि हैं, मतलब माफी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो नई पीढ़ी के कवि हैं, वो तो ऐसी कल्पना कर ही नहीं सकते। हाँ जी। मतलब जो जितना उनका आईक्यू फास्ट था, क्योंकि साहब वो विशुद्ध कवि थे, वो साहित्य साधना करके आए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। सच बात है। वो कविता को मेरे को खुद बोलते थे, बोला राजू, अगर तेरे को वास्तव में बेटा कवि, मेरा घर का नाम राजू है, तो मेरे को बोलते थे बेटा अगर तेरे को वास्तव में कविता अगर करना है तो एक एक शब्द को तेरे को मतलब सिद्ध करना पड़ेगा। वो कविता को सिद्ध करते थे। तो राजकुमार भाई साहब, चूंकि पिता पुत्र के स्नेह के साथ आपने जो गुरु परंपरा गुरु शिष्य परंपरा के साथ श्रद्धेय माणिक वर्मा जी के शिष्य होने के नाते भी जो भी उनसे ग्रहण किया, और फिर धीरे धीरे जो आपके अंदर का कवि धीरे धीरे छोटा छोटा पलता रहा, बढ़ता रहा, और अभी तक अब आप खुद स्वयं मंच पे पहुंच गए। तो आज हमारे दर्शकों के बीच में मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी स्वयं की लिखी हुई कविता जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जो हमारे दर्शक भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, तो उसका लाभ प्राप्त होगा हमें। कवि को तो अपनी हर कविता बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी 2 मिनट की एक कविता सुनाता हूँ। जनरल नॉलेज के जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न बहुत आसान हैं, जिनको हल करना देशभक्ति है। देखना किसके विवेक में कितनी शक्ति है। मारिए नहले पर दहला, प्रश्न पहला। अपनी कॉपी पर हिंदुस्तान का नक्शा बनाओ और उसमें वो शहर दिखाओ
जहाँ बैठकर 543 बेवकूफ़ पूरे देश को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमने कहा उस शहर का नाम है दिल्ली, जहाँ बैठकर बड़े बड़े शेख चिल्ली अंडे से भैंस बनाने की योजना बनाते हैं, अंडा खुद खा जाते हैं। क्या बात, क्या बात। प्रश्न दूसरा कि एक नेता की कमर का व्यास 58 इंच है, तो कुर्सी का क्षेत्रफल बताओ। मैंने कहा यार इतिहास को भूगोल मत बनाओ, जब तक कुर्सी का क्षेत्रफल निकालेंगे कमर का व्यास और बढ़ जाएगा, जिसको नापने में कुर्सी तो क्या देश का नक्शा भी छोटा पड़ जाएगा। बहुत 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 ही है। अब आप देखिए कि आपने पूरी राजनीति पे जो आपको आनुवांशिक रूप से मिला है, जो व्यंग्य किया है और जितना सार गर्भित और जिसमें उसमें एक अलग सा जो आनंद है, मुझे लगता है यही कविता की सही परिकल्पना है। गोपाल दास नीरज जी मेरे ख्याल से बाबूजी के समकक्ष रहे हैं, बाल कवि बैरागी जी समकक्ष रहे हैं, संतोष आनंद जी बहुत समकक्ष रहे हैं और ये बड़े शीर्षस्थ कवि रहे हैं। और हमारा भी सौभाग्य है कि माणिक दादा हरदा में थे, उन्होंने जिन जिनको भी फ़ोन किया, कोशिश करी, और वो सब लोग आज तो चलो हरदा जिला है। राजकुमार भाई साहब 98 से पहले हरदा एक तहसील हुआ करता था, वो भी होशंगाबाद, जिसको अब नर्मदापुरम कहते हैं। तो इतनी छोटे से शहर में इतने बड़े लोगों का जमावड़ा सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास हीरे जवाहरात की जगह माणिक वर्मा जैसा एक बहुत कोहिनूर था जो सबको लेके आ गया। वन्ना जी हमारे बीच में है, जो स्वयं एक लेखिका हैं और स्वयं एक गीतकार है, और चूँकि उनकी आवाज़ और लहजे से भी लगता है कि उनके अंदर जो माँ भगवती, माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनके साथ है। वन्ना जी जब आप आई होंगी तो निश्चित बात है, चूँकि ससुर भी हैं और कवि भी हैं, तो और जहाँ दो कवि बैठ जाते हैं और तो वहाँ निश्चित बोध आदान प्रदान और वाक पटुता ना हो, तो बातचीत में प्रश्न और उत्तरों में अगर कविता ना निकले तो मुझे लगता है ऐसा संभव नहीं है। तो बहुत सारे अनुभव आपके भी रहे होंगे, और चूंकि स्वयं आप एक लेखिका हैं तो मैं स्वयं भी चाहता हूँ हमारे दर्शकों को आप अपनी स्वरचित जो भी कविताएं हैं वो सुनाएं, ताकि हम सब लोग आज उस दिव्यात्मा को बड़े आनंद और उल्लास के साथ याद कर सकें। बिल्कुल सुनाती हूँ मैं। जब बाबूजी और हम बैठते थे तो मैं लिखती भी थी पहले से ही कविता, तो फिर मैं उनको बोलती भी थी कि बाबूजी ये कैसी लिखी है मैंने, आप थोड़ा देखिए। तो वो देखते भी थे और मुझको, मतलब वो मेरे गुरु ही हैं। अच्छा। तो जब आप मेरी भी कविता कभी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इनके गुरु दादा ही हैं, माणिक दादा ही रहे होंगे। अच्छा। तो अब आप ये वाली कविता सुनिए जरूर, जो अभी की सभ्यता पे है जी। वो मैं सुनाती हूँ। कविता तो बड़ी है, थोड़ी सी सुनाऊंगी। पश्चिम के चलन के चक्कर में, पश्चिम के चलन के चक्कर में हम अपना चलन भी भूल गए, हम अपनी धरती भूल गए और अपना गगन भी भूल गए। क्या बात। हम अपनी धरती भूल गए और अपना गगन भी भूल गए। ये धरा धन्य हो गई थी जिनकी वाणी से, विमुख कर दिया जिनने वीणा पानी से। इस पाप म्यूजिक के चक्कर में संतों के भजन भी भूल गए, हम अपनी धरती भूल गए और अपना गगन भी भूल गए। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं चूंकि अब देखिए कहते हैं कि इस भौतिकवादी दुनिया में जितना मिलता है उससे ज़्यादा की चाहत है, तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि अंदर से बहुत सारा और भी आपसे प्राप्त करने की जागृति है। तो राजकुमार भाई साहब, मैं चूंकि अभी आपने से जब बात हो रही थी, बड़ा विचित्र लगता है, मतलब राजकुमार वर्मा जी को आप देखेंगे, जो व्यक्ति इतने अच्छे तरीके से व्यंग्य करके उसने पूरी की पूरी हिंदुस्तान की राजनीति को रेखांकित किया, जब डायस पे बैठते होंगे राजकुमार भाई साहब और सामने दो वकील होते होंगे, जज होते, मतलब गवाह होते होंगे, आरोपी होता होगा, फरियादी होता होगा, तब ये जो अंदर का कवि है वो कैसे ट्रांसफर होके न्यायाधीश की भूमिका में आता होगा, ये मेरे लिए बड़ा कौतूहल का विषय है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मतलब दो अलग अलग पर्सनालिटी जो है आपकी, एक राजकुमार वर्मा जी जो है वो न्यायाधीश हैं और शाम को 5:30-6 बजे के बाद ऐसा भी हुआ होगा कि शाम को 6 बजे आपको एक ऑर्डर लिखना है और रात को 8 बजे आप कहीं किसी मंच पे कविता पाठ कर रहे हैं।
तो ये बैलेंस आप कैसे कर पाते हैं? नहीं, बेसिकली क्या है, कविता मेरी पूजा है अच्छा जी। और नौकरी मेरा कर्म है। जी जी जी। तो पूजा और कर्म को क्या होता है, दोनों को पैरेलल एक साथ तो चलाना ही पड़ता है ना। अच्छा जी। कभी कभी ये स्थिति होती है, मेरे को खुद को लगता है यार इस आदमी को सजा नहीं देनी चाहिए, अच्छा जी। लेकिन क्या हम लोग भी कानून से बंधे हुए हैं। मैं गवाह- एक्चुअली यही पूछ रहा था, क्योंकि जो कवि होता है वो बड़ा सॉफ्ट हार्टेड होता है, जिसको बोलते हैं कोमल हृदय, और न्यायाधीश जो होता है उसको बहुत तटस्थ होता रहना पड़ता है। तो तटस्थ ये होना पड़ता ये है। दोनों के बीच में जो धर्म युद्ध चलता रहता होगा, उससे आप कैसे मतलब अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं? नहीं, उसके बाद फिर क्या होता है, मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता हूँ। अच्छा जी। मैं अब पूरी फाइल पढ़ता हूँ ना, तो फाइल पढ़ते पढ़ते मेरे को अब साहब हम लोगों को इतना अनुभव हो गया सच है, बात है, बिल्कुल। 24 साल का इतना अनुभव हो गया है कि फाइल पढ़ते से ही अब तो क्या होता है कि जैसे कोई मुलजिम जी। दरवाजे में, कोर्ट के दरवाजे में ही घुसता है ना, तो उसके चेहरे से ही हम लोग समझ जाते हैं अच्छा जी। कि वास्तव में ये इसने अपराध किया है कि नहीं किया है। लेकिन हम लोग भी क्या कानून से बंधे रहते हैं। जो गवाह बोलता है जी। तो गवाहों को हम लोगों को पूरा देखना पड़ता है। बहुत मेहनत का, बहुत इट इज सो टफ टास्क है एक जज का, एक मतलब जजमेंट देना। हाँ जी, बिल्कुल सही। बहुत क्योंकि- बहुत कठिन काम है। जैसे डॉक्टर का ऑपरेशन करना कठिन काम है, वैसे जज का भी बहुत कठिन काम है। क्योंकि आपके हम लोग एक जजमेंट से बहुत सारे लोगों के समाज जीवन प्रभावित चेंज होता होने है, वाला। समाज प्रभावित होता है। और ये एक तरीके से जैसे गेहूं में जी। भूसे में दाना बिनने के समान रहता है ये। जी। मतलब भूसे में से दाना निकालना बहुत बड़ी बात होती है। तो कभी कभी ये स्थिति भी ऐसे आती है, हम लोगों को, मेरे को लगता है कि नहीं यार इसको सज़ा नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है, कानून से बंधे होने के कारण मेरे को लगता है। तो फिर भी मैं बेसिकली मैं जो जज हूँ, जी। बेसिकली मैं पूरी आखिरी तक कोशिश करता हूँ कि मुलजिम को कैसे लाभ दिया जाए, मतलब व्यक्ति को कैसा लाभ दिया जाए। ऐसा नहीं कि मुलजिम है तो अपन ने उसको मान ही लिया कि नहीं भैया तूने जैसे मर्डर किया तो मान ही ले कि तूने मर्डर ही किया है। क्योंकि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन रहता है ना, वो आरोपी को दोष सिद्ध करने के लिए रहता है। अच्छा जी। और जज का क्या काम है कि दोनों पक्षों को सुने। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैं एक बार फाइल पढ़ता हूँ, 2 बार फाइल पढ़ता हूँ, 3 बार फाइल पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर मेरी अंतरात्मा से मैं पूछता हूँ कि वास्तव में क्या होना चाहिए। और फिर वो अंतरात्मा की आवाज़ जजमेंट में उतर के आती है। और जहाँ तक तो ये है साहब कि मतलब मैंने 1000 जजमेंट दिए होंगे, लेकिन 90% मेरे जजमेंट सही है और हाई कोर्ट से मेंटेन भी रहे हैं। क्या बात। तो मैं ऐसा मान लिया जाए कि एक तरफ सरकारी नौकरी है जो पूरी तरह सरकारी है, और एक जो आपका व्यक्तिगत काम है जिसको प्राइवेट कहते हैं। शो शुरू से होने पहले आपने सरकारी और प्राइवेट को लेके बहुत अच्छी बात मुझसे कही थी, और मुझे बहुत अच्छी भी लगी थी। क्योंकि दर्शक सामने सुन रहे हैं, आपकी एक बहुत प्यारी सी कविता है जो आपने सरकारी और प्राइवेट के रूप में कही थी, और मुझे अभी अभी बहुत याद आई। मैंने बोला कि टाइमिंग सही है, सुना तो देता आप हूँ, जरूर सुना दें कि आप लोगों का जनरल नॉलेज अच्छा रहे, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं अपनी बीवी का प्राइवेट आदमी था, अब सरकारी हो गया हूँ। तो सरकारी बनने पर मेरी बीवी ने जो मेरे ऊपर बैंक कसा, मैं आप लोगों के चरणों में दे रहा हूँ कि मैं दौड़ा दौड़ा अपनी बीवी के पास गया। मैंने कहा जी सुनती हो, तुम्हारा आदमी सरकारी आदमी हो गया है। तो बीवी बड़ी उदास हुई। मैंने कहा यार तुमको तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा आदमी मजिस्ट्रेट हो गया है, सरकारी आदमी हो गया है। तो बीवी बड़ी उदास होकर बोले नाथ, मैंने सुना है जो चीज़ सरकारी हो जाती है वो फिर किसी काम की नहीं रहती। देखिए, और इसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम ये है कि अगर पत्नी बगल में बैठे हो और उसके बाद आप ये सुनाएं, तो मुझे लगता है कि ये जो आपकी हिम्मत है ना, इसकी भी दाद देनी चाहिए राजकुमार भाई साहब। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए दर्शक, हम सभी, ये जो पूरा सुहानी शाम का हमारा जो प्रकल्प है वो यही है कि किस तरह से हृदय नगरी हरदा के एक दिव्य पुरुष के परिजनों के साथ उनको याद करते हुए स्वयं राजकुमार वर्मा जी, श्रीमती वंदना वर्मा जी के अपने स्वयं के जो उनके खुद के उनका परिचय है, जो उनकी खुद की उपलब्धियां हैं, वो भी आप तक पहुंचाना है। वंदना जी, आप चूंकि राजकुमार भाई साहब से शादी करने के बाद जब इसमें आई, तो क्या अभी आप व्यक्तिगत वर्तमान में कहीं किसी तरीके से कहीं कोई सेवा में अपना योगदान दे रही हैं? हाँ, मैं वैसे लिखने में ही हूँ और प्रोग्राम भी मैं करती हूँ। अच्छा जी। और शादी के पहले मैं रेलवे में जॉब भी करती थी। अच्छा जी। हाँ,
और शादी के बाद बस घर में ही हूँ, क्योंकि घर में इतना लिखना और फिर उसके बाद थोड़ा सा साज सवार भी, सभी चीज़ों को मेरे को भी संतुलन बना के चलना पड़ता है। एक बात और जहन में आ गई आपकी बात से माणिक वर्मा जी के भी कुछ संकलन प्रकाशित हुए होंगे। 6 किताबें प्रकाशित हुई हैं। किताबें देखिए, माणिक वर्मा जी के 6 किताबें जो है वो प्रकाशित हुई हैं। और मैं नॉलेज के लिए और बता दूं कि मेरे पिताजी की जो कविता है ना, जो गजल है, जी। वो महाराष्ट्र 10th बोर्ड में और 12th बोर्ड में पढ़ाई जाती है अभी भी। तो महाराष्ट्र के 10th और 12th की बोर्ड की जो हिंदी साहित्य में आदरणीय माणिक वर्मा साहब की जो गजलें हैं, जो उनकी कविताएं हैं, वो सिलेबस में है, सिलेबस में पढ़ाई जाती है, उनके सिलेबस में है। तो जब भी कभी आप महाराष्ट्र जाएं, हमारे जितने भी लोग जाएं और कहीं 10th और 12th की आप बुक्स खोलें और वहाँ पे लिखा हो माणिक वर्मा, तो इस बात के लिए ज़रूर अपने आप को सौभाग्यशाली मानिएगा कि आप उसी हृदय नगरी हरदा के में जहाँ आपने जन्म लिया है, जहाँ उस मनीषी शब्द ऋषि माणिक वर्मा जी ने। आजकल चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और हम सभी देखते हैं, पता नहीं कौन सी रील कब वायरल हो जाएगी और उसका कोई औचित्य नहीं होगा, लेकिन वो वायरल हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है और ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं। 25 साल, 30 साल, 40 साल की मेहनत करने के बाद एक व्यक्ति को रिकग्निशन मिलता था। आज अपना पूरा जीवन जीने के बाद माणिक वर्मा जी चले गए। आप चूँकि नवस्वर के स्वयं एक कवि हैं और मंच पे भी हैं। आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने गुंडवा जोड़ा करके लोग आके 4 चुटकुले सुना के बड़े फेमस हो रहे हैं और हो जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ अच्छे कवि भी हैं। मैं कविता तिवारी जी का एक मनु वैशाली, कुमार विश्वास जी ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। निश्चित बात है आपने भी इन सब का सानिध्य और साथ में रहते होंगे। तो आप अगली जो नई जनरेशन है, जो मेरी जनरेशन है या मेरे से भी नीचे वाले जो हो गए, कोई मैडम आप भी जो बच्चे 10th में, 11th में, 12th में, ऐसे समय में जब आदमी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, कहीं वो शब्द साहित्य में पढ़ना शुरू कर रहा है और आगे बढ़ना चाहता है, तो उनको एक एडवाइस भी, और किस तरह से आप आज का सिनेरियो कविता के माध्यम से देखते हैं, ये जरूर आप हम बताएं, क्योंकि आप स्वयं इसका अनुभव है, आप स्वयं अब कविता में। मैं नई पीढ़ी को सिर्फ 2 लाइन का संदेश देना चाहता हूँ, वो भी कविता के माध्यम से, कि नई पीढ़ी जो आजकल आ रही है, मतलब अपन लोगों से ज्यादा टैलेंटेड आ रही है। क्या बात है। ये देखिए हमेशा ये कहा जाता है नई पीढ़ियों के लिए कि भाई उनमें वो बात नहीं है, लेकिन आप स्वयं एक न्यायाधीश से सुन रहे हैं और चूंकि एक न्यायाधीश है इसलिए उनके वर्डिक्ट पे कोई भी संदेह नहीं है। वो कह रहे हैं कि नया जो जनरेशन आ रही है वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत सारी संभावनाएं बहुत है, क्योंकि क्या है, वो टेक्नोलॉजी के युग में पैदा हो रहे हैं। हाँ जी, सच क्या बात। और जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, और मैं नई पीढ़ी के लिए सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि लोग आपको ब्लॉक नहीं सर्च करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या देखिए ये भी जैसे ये सोशल मीडिया टर्मिनोलॉजी है। हम सभी लोग फेसबुक पे ब्लॉग सर्च सब करते रहते हैं। तो देखिए एक छोटी सी बात की कि भाई लोग आपको ब्लॉक नहीं सर्च करें, इसके लिए आप मेहनत करें जी। ऐसा नई पीढ़ी को मेरा वो कहना, मैं संदेश देना चाहता हूँ, ऐसी नई पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहता हूँ। और नो डाउट जो हम लोगों ने 40 साल में नहीं किया, वो नई पीढ़ी इतनी फास्ट हो गई साहब कि वो 4 साल में कर दिखाना चाहती है जी। इसको आप पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो 2-3 कविताएं लिखते हैं, उनकी कविताएं फेमस हो जाती हैं। इसके 2 कारण हैं, दो चीजें होती है। एक तो हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव तो यह है कि बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर बच्चों की कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमता कम हो रही है। अच्छा जी। बौद्धिक क्षमता कैसी कम हो रही है कि सहन शक्ति जो है उनमें कम हो गई है। पहले हम पेज देखते थे तो पेज, हमको कुछ चीज़ ढूंढनी होती थी तो हम पेज पलट पलट के देखते थे। हमको सभी के घर के सभी लोगों के मोबाइल नंबर याद होते थे। अभी युग ऐसा चल रहा है, ऐसा समय है कि घर के ही बहुत सारे लोगों के नंबर नहीं, नाम से आप दबाते हैं बटन, नाम आ जाता है
और बस ये फोन तो नंबर आप आ गया। मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी अभी आई है, हाँ, उसके दोनों फायदे। उससे हम इतने उस पे डिपेंडेंट हो गए डिपेंड हो हैं गए, कि हमने हमारी जो स्मृतियां, मेमोरी है, जैसे कमजोर कर ली है। बचपन में पहाड़े याद करने की जो टेक्निक हुआ करती थी, गुरुजी ने चल सिखाते थे, 2 दूनी 1 दूनी, तो वो जब बार बार हमको कराते थे तो हमारे वो मन मस्तिष्क में, जिसको लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, उसमें जाके शिफ्ट हो जाता था। तो मेरे को लगता है कि 4वीं 5वीं तीसरी में भाई सब जो पढ़ा हुआ है वो आज भी हमको, आज 50-55 साल की उम्र में याद है। तो आप, वो जरूरी है कि भाई अब टेक्नोलॉजी के युग में लोग को पता है कि मेरे पास ये है, मैंने उसमें फीड कर रखा है, तो मुझे याद करने की जरूरत है। पहले क्या होता था, आदमी अपने दिमाग में फिट करता था, जी। अब कंप्यूटर में फिट होने लगे वो सारी चीजें। क्या बिल्कुल सही बात। माड़ी वर्मा जी की मांगीलाल और मैंने का आपने जरूर सुना है, और कोई ऐसी कविता है जो बहुत प्रचलित रही हो, जो आपको भी बहुत पसंद हो और हमारे दर्शकों को? एक उनकी पेड़ और कुल्हाड़ी वाली कविता जी। पेड़ और कुल्हाड़ी वाली कविता जब उन्होंने अमेरिका में सुनाई थी जी। तो 9:30 बजे राष्ट्रपति का भाषण होता है वहाँ पे हर संडे को। अच्छा। अभिभाषण, मतलब वहाँ पे अभिभाषण होता है। तो उसके एक दिन पहले बाबूजी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में पेड़ और कुल्हाड़ी वाली कविता सुनाई थी। जी। तो वहाँ के पर्यावरण को लेके लोगों ने कहा कि नहीं, ये कविता पूरे अमेरिका में प्रसारित होना चाहिए। अच्छा। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण रोक के बाबूजी की कविता, वो 7-8 मिनट की कविता वो सुनाई गई थी वहाँ पर पूरे टेलीविजन पर। मतलब अभिभाषण राष्ट्रपति जी का नहीं हुआ, नहीं और हुआ, माड़ी वर्मा बाबूजी जी की की पूरी कविता सुनाई गई थी। देखिए, उसमें पेड़ और कुल्हाड़ी का कन्वर्सेशन है था। अच्छा जी, तो वो हो जाए फिर अभी। नहीं, उसमें विज्ञान सिर्फ बाबूजी ने विज्ञान को चुनौती देते हुए 2 लाइन सुनाई है जी। कि विज्ञान लाख अपनी उपलब्धि, एक पेड़ मतलब आदमी से बोल रहा है जी। कि विज्ञान लाख अपनी उपलब्धियों से फूल जाए, अगर हम सांस नहीं छोड़े तो आदमी सांस लेना भूल जाए। क्या बात है। इससे अच्छी साहब, मैंने इससे अच्छी लाइन अपनी, वो मेरे बाबूजी इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इससे सरल शब्दों में और इससे अच्छी लाइन मैंने तो आज तक कभी नहीं सुनी। जी, क्या बात। एक बार वापस से रिपीट करेंगे हमारे लिए? कि पेड़ पर्यावरण को देखकर पेड़ आदमी से बोल रहा है कि विज्ञान लाख अपनी उपलब्धियों पर फूल जाए, अगर हम सांस नहीं छोड़े तो आदमी सांस लेना भूल जाए। क्या बात है। ये जो संवाद है, ये पेड़ जो है वो मनुष्य से कर रहे हैं, मनुष्य से कि हम अगर सांस नहीं छोड़े तो आप सांस लेना भूल जाए। देखिए, पर्यावरण को बचाने का इससे अच्छा संदेश नहीं हो सकता। कितना आपको गर्व महसूस होता है कि मेरे पिताजी और हरदा एक दूसरे के पर्याय हैं। आपको कैसा लगता है साहब? उसके लिए तो मैं रात भर निकल जाएगी, लेकिन मैं उनके लिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो उनके व्यक्तित्व के आगे जी। शब्द इतने छोटे हैं जी। मैं उनके लिए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गीता के शब्दों को ध्यान से सुनना। जी। कि गीता के शब्दों को यदि तुलसी की माला में पिरोया जाए जी। तो ऐसा लगता है कि ये कलयुग चल रहा है। अच्छा। कितना अच्छा होता कि कलयुग कल का युग बनकर रह गया होता। बीता हुआ दिन, बीती हुई बातें याद नहीं रहती है तो बस इतिहास की झोली में रखे हुए व्यक्ति के कर्म। माड़ी वर्मा की कविता को आप शुरू से पढ़ो या आखिरी से पढ़ो तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई पत्थर किसी कांच को मारे। तो कांच को नहीं, पत्थर को दर्द होता हो। क्या बात, क्या बात। मतलब इसके अंदर जो दर्द और जो भाव है, और वो जो भाव है वो कितनी साफ गोई से और कितने सरल तरीके तक, क्योंकि सामान्य जन जो रहता है उसको इतनी साहित्यिक भाषा का ज्ञान नहीं रहता है। और बाबूजी की सबसे खास बात जो थी, वो सरल शब्दों में बड़ी बात करना बहुत मुश्किल बात है। इसीलिए जो शब्दों का आपने उल्लेख किया ना, इसलिए मैं शब्दों के लिए बताता हूँ कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे किसी का व्यक्तित्व संवर जाता है। क्या बात है। और कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना बढ़िया होता है कि उससे शब्द निखर जाते हैं। बहुत बढ़िया बात। मुझे लगता है इससे अच्छा परिचय माड़ी वर्मा, इससे अच्छा परिचय साहब एक बेटा अपने बाप के लिए कोई दे ही नहीं सकता। तो राजकुमार भाई साहब, आप चूंकि न्यायाधीश हैं तो समय निकाल लेते हैं कविता मंच के लिए। कैसी, मतलब कि निश्चित है अब तो जिस तरीके से हमें पता है कि जिस तरीके से कोर्ट्स में बहुत तेजी से हाई कोर्ट के, और निश्चित बात है आप सभी लोग बैठते होंगे जल्दी केस डिस्पोज ऑफ करने की। और पहले तो पता था, लेकिन अब तो शायद 7 और 8 बजे तक भी मैंने हरदा में गवाहियाँ और पूरी जो प्रक्रिया होती है वो देखी है। तो आप इतने बिजी शेड्यूल में कब
समय निकाल पाते हैं कि आज मुझे एक थॉट आया कि यार ये व्यंग लिखना है, तो रात को मैं बैठ के लिख रहा हूँ, और कल मुझे इंदौर में जाके एक कविता मंच में रात को 8:30 बजे और 6:30 बजे तो आप कोर्ट से निकले हैं, तो ये कैसे ये बैलेंस हो पाता है? देखो साहब, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहने वाला आदमी हूँ। आदमी बोलता है यार मेरे को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली जी, मैं इतना बिजी हूँ। कोई आदमी इतना बिजी नहीं है साहब कि मतलब अपने लिए भी 2-4-10 मिनट का समय नहीं निकाल पाए। मतलब इसका आपका कहने का मतलब है कि अगर टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है करने आपके पास, करने की मन में अगर है, जुनून है आपके पास, तो आप कर सकते कहीं से भी समय निकाल लोगे। मेरी वाइफ बैठी हुई है, जी। मैं कोर्ट से घर आता हूँ, मैं कोर्ट की कभी बात ही नहीं करता घर पे। हमारी कविता पे ही मैं चर्चा कभी होती कोर्ट है। की बात नहीं करता। 5:30 मेरा बजे अगला के बाद सवाल यही था कि आप बाकी सबसे तो निपट लेते हैं, मतलब वाइफ से कैसे निपटते मैं हैं? 5:30 बजे के बाद अपने आप को जज नहीं समझता। जी। और कविता का तो ऐसा साहब, कविता तो बैठे बैठे अगर मैं जजमेंट भी लिखा रहा हूँ जी। या मैं आपसे बात ही कर रहा जी। हूँ, तो कविता कहीं ना कहीं 2-4 लाइनें ऐसी क्लिक हो ही जाती है। मैं यही बोल रहा हूँ, क्योंकि कवि जो होता है ना, उसको एक थॉट आता है, एक थॉट आता तो है। आप मतलब अब चूंकि आप कार्रवाई के बीच में हैं और आपको एक थॉट आ गया, तो आप मतलब मैं कैसे लिख लेता उसको हूँ, फलीभूत कर रहे उसी हैं? वक्त लिख लेता हूँ। मैं पेन कागज अपने पास रखता हूँ, पास में डायस पे रखे। भी मैं जी, लिख जी। के रख लेता हूँ। और 1 मिनट लिखने में क्या जा रहा है, जी, वो 1 मिनट के लिए मैं लिख मतलब लेता हूँ। कहना का मतलब ये है कि जो साहित्य के है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सुबह शाम दिन रात, कहीं ना कहीं जब भी आप उस जहन में रहते हैं, तो आप जब धीरे धीरे थॉट आए तब लिख लेना चाहिए, जाएंगे। नहीं तो वो फिर क्योंकि निकल हाँ, जाता और है। फिर उससे फिर धीरे धीरे वो लिंक बनती जाती है, हाँ। और फिर एक वो वृहद रूप प्राप्त कर नहीं लेता तो है, वो जैसे एक थॉट छोटा सा। निकल जाती है। और हम लोगों की जो चर्चा होती है तो तो वो आपस कविता में पे ही जब होती है। कहीं कोई कविता का कोई थॉट रहता है, किसी पे चीज पे लिखना है, तो आप चूंकि भाभी जी खुद लेखिका हैं, वो स्वयं भी नहीं तो शब्द हम शिल्पी हैं, तो दोनों आपस में डिस्कशन करते नहीं तो हम लिखते हैं लोगों के ना। झगड़े इसलिए नहीं होते। हाँ जी। ये गीतकार है, मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। जी, जी, जी। अगर मैं भी गीतकार होता, अरे हाँ। यार तूने ऐसा गीत लिखा, तूने ऐसा नहीं लिखा, तो उसमें झगड़े होते। अच्छा। ये मेरे मैटर में इंटरफेयर नहीं करती। हाँ जी। गीत मेरे को समझ में आता जी, नहीं, जी। व्यंग इसको समझ में आता नहीं मेरे को व्यंग तो बहुत अच्छे से समझ आता मैं है। मतलब ऐसा मजाक में बोल रहा हूँ, देखिए, इसलिए हम लोगों के झगड़े नहीं होते। उन्होंने एक डिस्क्लेमर डाल दिया कि मुझे व्यंग समझ में आता है। खंडन तो खंडन अगर आप कभी भी इनडायरेक्ट वे में भी मुझे कुछ बोलेंगे तो मुझे समझ में आता है, तो आप इस बात का ध्यान नहीं, रखें। मैंने मैं व्यंग घर पे पे कभी- कविता लिखी मैं है, घर पे कभी व्यंग व्यंग से भी करता ही नहीं, लिखी मेरी है। आदत भी नहीं साहब। नहीं व्यंग से भी कविता लिखी है मैंने, ऐसा नहीं सुनाओ है। ना। तो जैसे आइए ना, मैं- इससे अच्छी क्या बात है, मतलब मैं बताती हूँ, ये अभी मैं सुनाऊंगी भी जी। मंच पे। जी, तुमने चमकते आसमान पर जी, कई सितारे देखे हैं, हमने जमी पे उनसे बढ़कर कई नजारे देखे हैं। गई गरीबी देश से अपने जश्न मनाओ सारे, अच्छा, जहाँ लिखे देखे थे हमने बड़े बड़े ये नारे, अच्छा, वहीं सकते फुटपाथों पर भूख के मारे देखे हैं। आहा। हमने जमीन पे तुमसे बढ़कर कई नजारे देखे हैं। तो भाई साहब, ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई ऐसा बाबूजी कुछ ऐसा सामान छोड़ गए, कोई संदूक है जिसमें कहीं कोई अलादीन का चिराग रखा है, आप खोलते हैं? क्योंकि जो आपका लहजा है ना, मैंने बाबूजी को बहुत सुना है, आपका भी लहजा भी बिल्कुल वैसा है और भाभी जी का लहजा भी बिल्कुल वैसा है। तो ये कहीं कोई ऐसा तो नहीं, कोई अंदर एक अलादीन का चिराग रखा है, आप खोलते हो तो एकदम से वाइब जाती नहीं, है? असली में क्या है ये साहब, थोड़ा सा और लाइटर नोट मैं आपको शायद बताता उनका हूँ। आशीर्वाद होगा। उनका आशीर्वाद है। जी। और क्या है साहब, मैं बचपन से जब बाबूजी को देखा है ना, जी, तो मैं कोई भी एक लाइन लिखता हूँ ना, जी। तो इस कागज तो बाद में दिखता है, बाबूजी का चेहरा पहले दिखता है मुझे। क्या बात। अभी सच बात। मैं आपको क्या? एक बात बताती और मैं हूँ। लगता हूँ कि नहीं यार, बाबूजी से निम्न स्तर का मेरे को नहीं लिखना है। जी, और हर बाप की एक ख्वाहिश मतलब रहती है। आपके पास जो है वो, जिसको बोलते हैं कि लक्ष्मण रेखाएं खिंची हुई हैं, कि मैं अच्छा ना कर सकूं ये तो अलग बात है, मगर मैं कुछ बुरा ना करूं, क्योंकि मेरे पीछे मेरे पिताजी का इतना सारा जो धरोहर है जिसको आपको संभालना है। ये बिल्कुल सच बात है। और ये मैं आपकी इस बात से बहुत मतलब मुझे भी, मेरे को हृदय में बहुत वो लगी, कम से कम मैं हम अच्छा नहीं कर सके, क्योंकि आज कहानी जो है वो कंप्लीट है। आप कुछ बोल रही थी? हाँ, मैं यही बोल रही थी कि मैं जैसे गीत भी लिखती हूँ, मतलब कुछ सरस्वती का, शायद मैं बाबूजी की पुत्र वधू इसलिए बनी, मुझको ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ ऐसा आशीर्वाद हुआ कि जैसे मैं कविता भी लिखती हूँ, गीत भी लिखती हूँ, दोहा भी लिखा है मैंने। तो जैसे गीत है, ये एक मेरा स्वरचित गीत है। हाँ जी, मैं थोड़ी सी पंक्तियाँ सुनाती हूँ। बढ़ने लगी है बेकरारी तुमसे प्यार करके, क्या बात है।
ये रुत न बीत जाए तेरा इंतजार करके। मौसम नहीं बरसात का, बसंत ना बहार का। मौसम नहीं बरसात का, बसंत ना बहार का। सावन है ये तो प्यार का, बस प्यार 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 का। अरे क्या बात। तो पर मुझे लगता होगा सावन शाम की चाय के साथ ये जो बिस्किट के साथ साथ जो कविताओं का आदान प्रदान होता होगा आप दोनों के बीच में, तो जितने सारे जो गलत गलत बयानबाजी होती है जिनपे आप चाहते हो कि गुस्सा कर लूं या क्लाइंट गलत बोल रहा था, तो पूरी थकान आपकी वहीं मिट पूरी जाती थकान उतर जाती है साहब। हम दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है हाँ जी। कि भगवान के आशीर्वाद से 30 साल हो गए शादी को, जी, लेकिन हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग, हम दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हैं। नहीं, ये तो अभी इंटरव्यू में ही आपकी केमिस्ट्री हमको देखने को मिली। सेगमेंट के अंत में हम पहुंच रहे हैं, बिल्कुल 1-2 मिनट में हमको वाइंड अप करना है, लेकिन राजकुमार भाई साहब, हमारे जो आखिरी सेगमेंट है, मैं चाहता हूं कि एक कविताओं से आप जरूर, और भाभी जी एक छोटा सा गीत जो आपका स्वरचित हो। अभी किसानों का आपने देखा ही है साहब, किसानों के दर्द के ऊपर मैंने कविता लिखी है। वो किसान वाली कविता मैं सुनाना चाहता हूँ कि वो मेरे दिल से निकली हुई कविता है कि मेरा देश महान है। कविता सुनना विक्रांत जी, कि मेरा देश महान है क्योंकि इसकी आत्मा किसान है। क्या बात। ये बात वही लोग अपने भाषण में कहते हैं जो एयर कंडीशन बंगले में रहते हैं। क्या बात। जिनकी नजाकत का हाल है, बादल गरजें तो पत्नी से लिपट जाएं, बिजली कड़के तो 2 किलो घट जाएं। धूल से जिनको एलर्जी होती है, फूल सूंघ लें तो सर्दी होती है। केले खाएं तो दांत हिलते हैं, कालीन पर चलें तो पाँव चलते हैं। क्या बात। ये चांदनी में भी छतरी लगा कर निकलते हैं, इनको जमीन की मिट्टी भी लग जाए तो नहाते हैं। आज वही लोग वंदे मातरम गाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम तो इनके इसी कला के मुरीद हो गए यार, जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाई वे शहीद हो गए। क्या बात। जिससे सब कुछ लिया हमने, उस किसान को क्या दिया हमने। जिसने पक्षियों तक को दाने दिए, वो जब अकाल पड़ा तो सांप बनकर उसी को डस गया। वो कृष्ण का सुदामा 2 मुट्ठी चावल को भी तरस गया। जिसने बेशुमार कपास उगाया, उसका कफन भी महाजन के घर से आया। क्या बात है, वाह वाह। क्या विडम्बना है, जिनको कपड़े चाहिए उनके बदन खुले हैं, जिनके पास जरूरत से ज्यादा है वो उतारने पर तुले हैं। कविता तो खैर बहुत लंबी है। जो हो रहा है बहुत 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 ही अच्छा। क्या बात। आज के समय में जो चल रहा है। बिल्कुल। जिनको कपड़े चाहिए उनके बदन खुले हैं, जिनके पास जरूरत से ज्यादा वो उतारने पर तुले हैं। सच कहता हूँ भाई साहब, अगर इस देश का मालिक नेता नहीं किसान होता तो मेरा देश इंडिया नहीं हिंदुस्तान होता। जो सच्चे देशभक्त थे वे शहीद होकर कब्र में सो गए, जितने नमक हराम थे सब फेयर एंड लवली हो गए। सच्चाई के चेहरे फुटपाथों पर ऊँगते हैं, वो कालू राम के कुत्ते गाड़ियों में घूमते हैं। क्या बात। अब विदेशी कंपनियां करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाकर केवल हमको बताएंगी कि कौन सी मौसम में कौन सी फसल बोते हैं। गेहूं अगर बो तो गेहूं होते हैं। इसी गुप्त ज्ञान का पता लगाने हमारे देश के कृषि मंत्री श्री भोलानाथ अपनी मुंह बोली वाइफ के साथ आज शाम की फ्लाइट से विदेश जा रहे हैं। ये जो मुंह बोली आपने बोला है ना, ये बहुत मतलब इसको बोलते हैं, इसका अप्रितम आनंद है, और अभी नहीं बाद में उसका आनंद और आएगा जी। अपनी मुंह बोली वाइफ के साथ आज शाम की फ्लाइट से विदेश जा रहे हैं। हमें सोच कर चक्कर आ रहे हैं, जो रोज हमारे सूरज को सूली पर टांगते हैं, हम उन्हीं से रोशनी की भीख क्यों मांगते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। आज जो हमारे लिए उजाला है, कल उसी से हमारा देश जलने वाला है। कौन कहता है कि हम जाग रहे हैं, हम वो कस्तूरी के हिरण हैं जो अपनी खुशबू के पीछे भाग रहे हैं। आप विदेश जा रहे हैं, जाएं, नई टेक्नोलॉजी जरूर लाएं, मगर इतना याद रखना, डॉलर के तोते के पिंजरे अंधों के घर आईना नहीं होते। यार अपना ही आईना बेच के विदेशी आईना लाओगे तो अपनी सूरत तक देखने को तरस जाओगे। आप विदेश जा रहे हैं, जरूर जाएं, नई टेक्नोलॉजी लेकर आएं, मगर अपने पैरों को बचाना। यार गुलामी की जंजीर पहन के वापस मत आना, वरना हम फिर पछताएंगे, हम दूसरा गांधी कहाँ से लाएंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया। जो केवल एक लाठी के सहारे बड़े बड़े परमाणु बमों से लड़ेगा, या भगत सिंह का जज्बा लेके फांसी चढ़ेगा, या भगत सिंह का जज्बा लेके फांसी चढ़ेगा।
बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि किसानों के समर्थन में और आज जो किसानों की समस्याओं को लेकर जिस तरह से बातें चल रही संसद के बाहर, इतनी बड़े विषय को आपने अपनी छोटी सी कविता में पूरे व्यवस्थित तरीके से रख दिया राजकुमार भाई साहब। ये बात आज सिद्ध हो गई कि पिता तो निश्चित बात है खालजाई हैं ही, लेकिन आप जिस तरीके से व्यंग्य की जो परंपरा है उनका जो निर्वहन कर रहे हैं वो भी साधुवाद का पात्र है। कहते हैं कि आखिरी जो हमारा एंड है वो एक बहुत प्यारे से गीत जो वंदना जी का स्वरचित गीत है उससे हम करेंगे। तो एक प्यारे से गीत के साथ आज की शाम को हम एंड करेंगे। तो मैं वंदना जी से आग्रह करूंगा कि आपका एक प्यारा सा गीत हो जाए। तो अभी आपने पंक्तियां सुनी, अब ये जो मेरी स्वरचित है हाँ, छोटी सी है क्योंकि समय कम है, वो सुनाती हूँ थोड़ी सी। वापस लौट गया क्यों सावन, वापस लौट गया क्यों सावन, मैं भी सोचूं तू भी सोच, इस घटना का क्या है कारण, मैं भी सोचूं तू भी सोच। क्या बात। बूढ़े बच्चे पूछ रहे हैं। अच्छा, बूढ़े बच्चे पूछ रहे हैं इस सवाल को आपस में, कौन ले गया अपना बचपन, मैं भी सोचूं तू भी सोच। क्या बात। इस घटना का क्या है कारण, मैं भी सोचूं तू भी सोच। बोझ गरीबी का है ऐसा, बोझ गरीबी का है ऐसा, सभी उठाकर हार गए, कैसे इस पर्वत को हटाना, मैं भी सोचूं तू भी सोच। इस घटना का क्या है कारण, मैं भी सोचूं तू भी सोच। महंगाई की मार से बोझिल, महंगाई की मार से बोझिल, सब बेजार बेचारे हैं। क्या बात है। महंगाई की मार से बोझिल, सब बेचार बेचारे हैं, कैसे रोटी दाल जुटाना, मैं भी सोचूं तू भी सोच। बहुत बढ़िया। इस घटना का क्या है कारण, मैं भी सोचूं तू भी सोच। बहुत बहुत सारगर, बहुत ये मैंने थोड़ा ही सुनाया है। आनंद देने वाली। और ऐसे समय में जब सब चीज़ों की बात हो रही है, साहित्य लेखनों की बात नहीं हो रही है, आप लोग अपने अति विशिष्ट अलग कार्यक्रम कार्य करने के बाद भी साहित्य में, लेखनी में और शब्द मंच से जुड़े हुए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम में हमारे दोनों अतिथि उपस्थित हुए, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम एक नई शख्सियतों के साथ फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा और हमारे दोनों अतिथियों के साथ हमने जितने भी संवाद किया उस पर आप अपनी राय इस लिंक के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। आप सभी को गुड नाइट, शब्बा खैर। थैंक यू वेरी मच।